गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधिया वंश के बारे में। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं जिससे कि हम लोग सिंधिया वंश के बारे में इसमें डिस्कस कर सकें। तो सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सत्या मिश्रा, गुड मॉर्निंग अवेज कुरैशी। सत्या और अवेज, आप लोग चाहें तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और काफ़ी डिटेल में हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने ज़्यादा लोगों तक अगर इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए तो अच्छा है। ठीक है। सो आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? सिंधिया वंश के बारे में। तो थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे सिंधिया वंश के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, आज से प्रयास कर रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश की प्रमुख जो बड़ी डायनेस्टीज़ रही हैं हम लोग उनको इसमें चर्चा कर सकें। गुड मॉर्निंग घनेंद्र, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे से बात करने वाले हैं एक एक शासक के बारे में। अच्छा, बस 1 मिनट मुझे दीजिए, ज़रा 1 सेकेंड। यहाँ पर हम लोग कुछ स्लाइड को ऐड कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ब्लैंक स्लाइड को ऐड कर लेते हैं जिससे कि आसानी होगी। चलिए, अभी आसान होगा समझने में। ओके, ब्लैंक स्लाइड पे आप लोगों को समझा सकता हूँ। आप लोग भी कहते हैं लिख कर बताइए, तो इसमें थोड़ा सा लिखकर पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। चलिए, तो गुड मॉर्निंग उन्नति शर्मा, गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग अमीषा। मैं अच्छा हूँ, आप सभी लोग कैसे हैं? क्लास को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। अब हम लोग सिंधिया वंश की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं सिंधिया वंश के बारे में। देखो बच्चों, सिंधिया वंश की शुरुआत किस प्रकार होती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मराठाओं का जो शासन था वो दक्षिण भारत में था। आप सभी लोग जानते हैं कि मराठाओं का जो शासन था, अभी मैं आप लोगों को मराठा भी पढ़ाऊंगा कुछ समय पश्चात, उसमें आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा मराठाओं के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मराठाओं का शासन जब दक्षिण भारत में था, उनमें हमारे एक पेशवा थे, यानी पहले इस इलाके में मराठाओं का शासन था, ये जो दक्षिण भारत का इलाका था। तो मराठा जब शक्तिशाली हो रहे थे, तो बात है जब पेशवा बाजीराव प्रथम थे, पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा किया गया था। बाजीराव प्रथम जो कि पेशवा थे, बाजीराव फर्स्ट, पेशवा बाजीराव फर्स्ट के द्वारा मालवा का जो हिस्सा है, यानी आपने सुना होगा मालवा, तो मालवा का जो हिस्सा है इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया गया था। यानी एक तरीके से इस पर अटैक करके इस मालवा वाले रीजन पर अपना दबदबा बना लिया गया, अपना अधिकार कर लिया गया। तो फिर पेशवा बाजीराव वन ने क्या किया था कि ये जो मालवा नाम का सूबा था या जो मालवा था, ये 3 सरदारों में डिवाइड कर दिया था, यानी वहां पर अपने 3 अधिकारी अपॉइंट कर दिए थे। और इन 3 अधिकारियों में एक आपने सुना होगा होलकर, दूसरा आपने सुना होगा सिंधिया, और तीसरा आपने सुना होगा जिनको हम लोग बोलते हैं पवार। कौन? पवार। तो इस प्रकार 1732 में ऑफिशियली इस मालवा को 1732 में मालवा को इन 3 मराठा सरदारों में डिवाइड कर दिया गया। एक हिस्सा होलकर को, एक हिस्सा सिंधिया को और एक हिस्सा पवार को मिला। हालांकि ये ऑफिशियल डिवाइडेशन 1732 में किया गया था, जबकि 1731 में ही मालवा के एक हिस्से में किसको? राणोजी सिंधिया को, और एक हिस्से में मल्हार राव होलकर को अपॉइंट कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर शुरुआत यहाँ से होती है कि पेशवा बाजीराव वन के द्वारा मालवा का एक हिस्सा जो है सिंधिया, होलकर और पवार के बीच में डिवाइड कर दिया गया, और यहीं से मध्य प्रदेश में मराठाओं के शासन की शुरुआत होती है। हालांकि अगर हम इस बात को देखें कि मालवा या मध्य प्रदेश के भागों पर मराठों का आक्रमण कब रहा, तो इसकी शुरुआत बहुत पहले होती है। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात ही ऐसा हुआ था कि इस तरफ अटैक किया गया था, यानी मध्य प्रदेश के भागों में आक्रमण किया गया था। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग मेन बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सिंधिया वंश के संस्थापक के बारे में थोड़ा सा। सिंधिया वंश के संस्थापक का नाम है राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया, जिनके पिता का नाम जनकोजी राव था, ठीक है, ये महाराष्ट्र में एक गांव था, ठीक है,
रानोजी सिंधिया महाराष्ट्र के कान्हेरखेड़ गांव से बिलोंग करते थे। क्या नाम था इनके गांव का? कन्हेरखेड़। कन्हेरखेड़ गांव के पाटिल फैमिली से बिलोंग करते थे। पाटिल का मतलब होता है कि इनके जो पूर्वज थे या इनके जो पिता थे या ये जो थे वो एक तरीके से, पाटिल मतलब होता है सरपंच या गांव का जो हेड होता था। तो यानी ये एक मुखिया टाइप के परिवार से बिलोंग करते थे महाराष्ट्र के। तो सिंधिया कहाँ के रहने वाले थे? तो एक आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में एक जगह है कान्हेरखेड़ गांव, वहां के ये बिलोंग करने वाले थे। रानोजी सिंधिया का रूलिंग टाइम है 1731 से 1745। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 1731 में बाजीराव प्रथम ने इन्हें मालवा का एक भाग जो है वो रानोजी सिंधिया को दिया था। हालांकि इसको ऑफिशियली 1732 में किया था। वो जब हम दोबारा जब मराठाओं का इतिहास पढ़ेंगे या मध्य प्रदेश जो हमारा चल रहा है दिन में 3 बजे, उसमें मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। इस डिवाइडेशन में इनको उज्जैन, शाजापुर और सुजालपुर का जो क्षेत्र मिला था, यानी उज्जैन, शाजापुर और सुजालपुर का जो एरिया था वो रानोजी सिंधिया को मालवा के डिवाइडेशन में मिला। ये 3 बातें हो गई। सिंधिया डायनेस्टी के संस्थापक हैं महाराष्ट्र के कान्हेरखेड़ गांव की पाटिल फैमिली। पाटिल मतलब हेड ऑफ द विलेज, जो गांव का प्रमुख होता था उससे बिलोंग करते थे। और मालवा का एक हिस्सा जो है पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा इन्हें दिया गया था, यानी ये पेशवा बाजीराव प्रथम की सेवा में थे। ये तीनों बातें सभी लोगों को समझ में आ गई? बताइए जी। देखिए सिंधे और सिंधिया एक ही है। पहले आप ये बताइए, आप सभी को ये तीनों बातें समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि मैं इसके बाद आप लोगों को समझाने वाला हूँ। कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सिंधे और सिंधिया एक ही बात होती है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें ज़रा ध्यान से सुनिएगा। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि रानोजी सिंधिया ने अपनी जो कैपिटल है वो उज्जैन को बनाया था। यानी सिंधिया की जो प्रारंभिक कैपिटल थी वो क्या थी? उज्जैन, क्योंकि मालवा का जो हिस्सा इनको डिवाइडेशन में मिला था वो उज्जैन वाला ही था। तो इस प्रकार इनकी कैपिटल का नाम क्या था? उज्जैन था। रानोजी सिंधिया ने, ध्यान से सुनिएगा, रानोजी सिंधिया ने 1720 से लेकर 1745 ईस्वी तक जो है पेशवा की सेवा की। यानी इन्होंने अपना कैरियर 1720 में पेशवा बाजीराव प्रथम की सेवा में शुरू किया था। और ये जो मालवा के यानी उज्जैन के शासक बने थे वो 1731 में बने थे। ये पहली स्लाइड हो गई है। यहाँ अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता दीजिएगा। देखिए आगे चलकर मैं आपको होलकर भी पढ़ाऊंगा। सिंधिया और होलकर में एक डिफरेंस है कि होलकर पशु चराने वाले थे। होलकर बहुत ज़्यादा वीक बैकग्राउंड से आते थे, तब भी उन्होंने अपना वजूद इतना बड़ा क्रिएट किया, जबकि सिंधिया एक पाटिल फैमिली से बिलोंग करते थे। हालांकि रानोजी सिंधिया के बारे में कहा जाता है कि रानोजी सिंधिया ने अपने कैरियर की शुरुआत पेशवा के एक नौकर के तौर पर की थी। मतलब बहुत छोटी सी पोस्ट पर इनको नौकरी मिली थी रानोजी सिंधिया को, ठीक है। बाद में ये अपनी योग्यता से एक प्रभावशाली सरदार बने और इसी वजह से मालवा का एक हिस्सा इनको डिवाइडेशन में मिला। तो ये 3 बातें आप लोगों को याद रखनी है। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र के कान्हेरखेड़ से। संस्थापक हैं सिंधिया डायनेस्टी के। मालवा का एक भाग इनको मिला, उज्जैन को राजधानी बनाया। 1720 से 45 तक इन्होंने जो है शासन किया। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ तक सब क्लियर है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं। कमेंट आप करते रहेंगे तो बेहतर होगा समझाना। अब दूसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अब जरा एक बात सुनिएगा। जैसा कि मैंने बताया, आप सभी लोगों ने उज्जैन के एक प्रसिद्ध मंदिर का नाम सुना होगा, जहाँ मैंने भी अभी कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि मैं जाना चाहता हूँ, अभी तक पहुँचा नहीं हूँ। वो है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, राइट। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है। उज्जैन के इस महाकालेश्वर मंदिर पर 1233 में, अगर आपको याद हो, 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश नाम के एक शासक के द्वारा आक्रमण किया गया था। और इल्तुतमिश के द्वारा इस पर आक्रमण करके इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था, इस मंदिर को तोड़ दिया गया था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये दिल्ली का सुल्तान था जिसका नाम था इल्तुतमिश, राइट, ठीक है। लेकिन अब रानोजी सिंधिया की कैपिटल है उज्जैन। तो एक बार क्या हुआ कि रानोजी सिंधिया को एक अभियान के लिए जाना था। तो यहाँ पर जो उज्जैन में मंदिर था महाकालेश्वर का, हालांकि वो टूट चुका था, लेकिन रानोजी सिंधिया ने एक मन्नत मांगी कि यदि मेरा ये अभियान सफल रहा तो मैं इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाऊंगा। और कुछ समय पश्चात जब रानोजी उस अभियान से लौटे तो रानोजी ने ही इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि रानोजी द्वारा पुनः महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया, ये आप याद रखिएगा।
तो महाकालेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया। इवन एक और बात कही जाती है कि इस बीच क्योंकि मुस्लिम शासनकाल के दौरान जो कुंभ का मेला यहाँ पर लगता था वो बंद हो गया था, तो राणोजी सिंधिया के द्वारा ही पुनः जो है कुंभ की शुरुआत की गई। जो महाकुंभ का मेला लगता है वो यहाँ पर शुरू किया गया था, महाकुंभ मेला प्रारंभ किया गया। और एक और चीज़ है कि राणोजी सिंधिया के द्वारा उज्जैन के तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया और उन मंदिरों की जो है पुनः मरम्मत करवाई गई। तो राणोजी सिंधिया से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो आपको याद रखना है वो है राणोजी सिंधिया, क्योंकि उज्जैन उनकी कैपिटल थी तो उज्जैन में उन्होंने डेवलपमेंट किया था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ओके। चलिए, तो राणोजी सिंधिया के बारे में हमने कुछ बातें की, जैसे कि आपको बता दिया क्या क्या बात की। राणोजी सिंधिया ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। अब आगे आपको देखना है, राणोजी सिंधिया के 5 पुत्र थे। राणोजी सिंधिया के 5 पुत्र थे। एक का नाम था जयप्पा राव, एक का नाम था दत्ताजी राव, एक का नाम था तुकोजी राव, एक का नाम था ज्योतिबा राव और एक का नाम था महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया सबसे छोटे थे। महाजी सिंधिया कौन थे? सबसे छोटे पुत्र थे राणोजी सिंधिया के। तो और सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? सबसे बड़े पुत्र का नाम था जयप्पा राव, बिग सन, ठीक है, ये आप देख लो। तो राणोजी सिंधिया के 5 पुत्र थे। राणोजी सिंधिया ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। राणोजी सिंधिया की मृत्यु 1745 में सुजालपुर में हो जाती है, जो कि वर्तमान शाजापुर में है। कहाँ पर है? शाजापुर। तो इस प्रकार राणोजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है और यही सुजालपुर में उनकी समाधि बनी हुई है। तो राणोजी सिंधिया की समाधि कहाँ पर है? सुजालपुर में है। ये आपको राणोजी सिंधिया के बारे में कुछ फैक्ट याद रखने हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, क्योंकि इससे आगे की बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये थे आपके राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया ने क्या क्या किया? तो सिंधिया वंश की स्थापना की, उज्जैन को राजधानी बनाया, ठीक है। तीसरी चीज, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। इनके 5 पुत्र थे और इनकी मृत्यु 1745 में सुजालपुर में हो गई। सुजालपुर में ही इनकी समाधि बनी हुई है। किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब इससे आगे की कहानी आप लोगों को सुननी है। अब ये बताइए आप मुझे कि 5 पुत्र हैं, तो क्या पांचों गद्दी पर बैठ जाएंगे? ये बताइए। राणोजी सिंधिया के 5 पुत्र हैं, क्या पांचों गद्दी पर बैठ जाएंगे? गद्दी पर तो एक ही बैठेगा। तो इस प्रकार जो सबसे बड़े थे उनको जो है गद्दी मिली, जिनका नाम था जयप्पा राव सिंधिया, ठीक है। तो 1745 से लेकर 1755 तक, यानी लगभग 10 सालों तक जो है जयप्पा राव ने शासन किया, जो कि कौन थे? महाजी सिंधिया के सबसे बड़े पुत्र थे। परंतु इनकी जो हत्या है वो किसके द्वारा कर दी गई? इनकी हत्या जोधपुर के शासक विजय सिंह द्वारा 1755 में करवा दी गई थी। क्यों करवा दी गई थी, मैं आपको जरा इसके बारे में बताना चाहूँगा, आप बस सुन लीजिए। भले ही एक और लेक्चर हम लोग इसमें लेंगे सिंधिया डायनेस्टी को पूरा करने के लिए। आज हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हम महाजी सिंधिया को कवर कर सकें, बाकी की क्लास में हम लोग अन्य सिंधिया शासकों को कवर कर लेंगे। तो अब जरा जयप्पा राव सिंधिया की जो कहानी है वो आप सुन लीजिए कि आखिर इनके साथ क्या हुआ, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, देखिए मराठाओं का सीन क्या था, जरा ध्यान से सुनना। ये रही जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत कहाँ पर है? सभी लोग जानते हैं, राजस्थान में, मारवाड़ कहते थे। यहाँ पर राठौड़ों का शासन था, राठौड़ राजपूत। तो क्या था कि यहाँ पर 2 उत्तराधिकारी थे। एक राजा जो यहाँ के थे, उनकी मृत्यु के बाद यहाँ के 2 उत्तराधिकारी, एक का नाम था विजय सिंह और एक का नाम था राम सिंह, ठीक है। 2 उत्तराधिकारी बने। विजय सिंह छोटा भाई था और राम सिंह बड़ा भाई था। तो ये आपस में गद्दी के लिए लड़ रहे थे। तो राम सिंह ने मराठाओं से मदद मांगी। ध्यान से सुनना, ये जो हमारे मराठा है ना, ये क्या करते थे? पैसे के बदले सैनिक सेवा दिया करते थे। यानी कई सारे लोग मराठाओं से सैनिक सेवा लेते थे पैसे के बदले। यानी राम सिंह ने पेशवा से मदद मांगी कि पेशवा हमारी मदद कीजिए गद्दी पर बैठाने में, हम आपको इतना पैसा देंगे। तो पेशवा ने क्या किया? ये आदेश दे दिया किसको? उत्तर भारत में जो उनके कौन थे अधिकारी थे, कौन? जयप्पा राव। जयप्पा राव से उन्होंने कहा कि यार तुम तो वहीं रहते हो, बिल्कुल राजस्थान के बगल में, तुम जाओ और राम सिंह की मदद करना। तो पेशवा का आदेश मानना सिंधिया के लिए जरूरी था, क्योंकि अभी तक सिंधिया जो हैं, आगे भी सिंधिया जो हैं, वो पेशवा के एक अधिकारी के तौर पर शासन कर रहे थे उत्तर भारत में। तो जैसे ही पेशवा का आदेश मिला जयप्पा राव को, तो जयप्पा राव अपनी सेना लेकर राम सिंह की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं।
और इनके जस्ट अपोजिट कौन है, विजय सिंह राठौड़, जो कि एक बहुत शक्तिशाली शासक थे जोधपुर के। तो विजय सिंह राठौड़ ने क्या किया, जैसे ही मराठाओं ने जोधपुर के फोर्ट को घेर लिया और काफ़ी लंबे समय तक घेराबंदी कर ली और विजय सिंह की रसद जो है आपूर्ति इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और किले में थोड़ी सी अव्यवस्था फैल गई, तो विजय सिंह ने क्या किया, बाहरी लोगों को मराठों पर हमला करने के लिए कहा। और इसी हमले में एक बार क्या हुआ कि जयप्पा राव सिंधिया स्नान कर रहे थे और उन पर अटैक किया गया और उनकी हत्या कर दी गई और इस प्रकार जो है मराठाओं को वहाँ से हटना पड़ा। तो इनकी हत्या करवाने में किसका रोल था, जोधपुर के शासक जिसका नाम था विजय सिंह। उम्मीद करता हूँ आपको जयप्पा राव सिंधिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जयप्पा राव सिंधिया की हत्या किसने करवाई थी, जोधपुर के शासक विजय सिंह ने, क्योंकि जयप्पा राव विजय सिंह के अगेंस्ट उनके भाई राम सिंह की मदद करने के लिए गए थे जोधपुर की गद्दी पर अधिकार करवाने में। ये बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ प्लीज। अगर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद क्या हुआ, अब जयप्पा राव सिंधिया के बाद देखिए, आप सब जानते हैं कि गद्दी का एक नियम होता है कि पिता के बाद गद्दी किसको मिलती है, पुत्र को। तो नियम तो वैसे अगर देखा जाए ये होगा कि जयप्पा राव के बाद उनका पुत्र गद्दी पर बैठेगा। अभी 4 भाई और थे इनके, दत्ताजी, तुकोजी, ज्योतिबा और महाजी, ये गद्दी पर नहीं बैठे। और इसके बाद गद्दी पर बैठे जनकोजी राव सिंधिया। ये जनकोजी राव सिंधिया आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है जरा आप सुन लो। मान के चलिए कल के दिन कभी कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तब सिंधिया वंश का शासक कौन था, तो जनकोजी राव सिंधिया जयप्पा राव सिंधिया के पुत्र थे और इन्हीं के समय पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि सबसे खतरनाक युद्ध है 1761 में, इन्हीं के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और इस पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 ईस्वी में, ध्यान देना इस बात को, पानीपत के तृतीय युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम था जनकोजी राव सिंधिया। इनको अफगानों ने कैद कर लिया था, बाद में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये समझ में आया। तो देखो भाई, सीधी सी कहानी है कि राणोजी सिंधिया के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो राणोजी सिंधिया के बाद जयप्पा राव गद्दी पर बैठे, जयप्पा राव के बाद जनकोजी राव की मृत्यु कहाँ हुई, पानीपत के तीसरे युद्ध में हुई। यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई आपका डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, बताइए कोई कमेंट्स है आपका। चलो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए पहले ये बताओ, पानीपत का युद्ध कहाँ लड़ा जा रहा था, ये बताओ थोड़ी देर के लिए। पानीपत का तृतीय युद्ध कहाँ लड़ा गया था बच्चों, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। एक तरफ थे मराठा अकेले और एक तरफ थे अफगान, अहमद शाह अब्दाली। अफगानों का शासक था अहमद शाह अब्दाली, जिसने सभी मुस्लिम शक्तियों को एक करके जो है अटैक किया था। अब इस युद्ध में सिंधिया वंश की तरफ मैं अगर बात करूं तो यहां से इस युद्ध में पेशवा भी गए थे। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये लड़ाई मराठाओं को चुनौती थी, तो मेन तो पेशवा थे। पेशवा के अलावा जितने उनके अधिकारी थे, लाइक होलकर, लाइक सिंधिया, लाइक पवार, गायकवाड़, सभी इस युद्ध में लड़ रहे थे। लेकिन हमारी कहानी का नायक है सिंधिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब ये युद्ध लड़ा गया तो उस समय जरा सिंधिया वंश की कमान किसके हाथों में थी, तो बच्चों देख लीजिए उनका नाम क्या है, जनकोजी राव सिंधिया। बस इसको समझना है। सो सिंधिया वंश के शासक कौन थे, जनकोजी राव सिंधिया। बस ये आपको समझ में आ जाएगा तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। बताइए, ये समझ में आ गया आपको। जनकोजी राव सिंधिया सिंधिया वंश के शासक थे और इस युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये क्लियर है सभी को। अब एक और बात सुनना है आपको जी, हरियाणा में उत्तर भारत में ये युद्ध हो रहा था, ठीक है। अब इस युद्ध में क्योंकि सिंधिया के साथ कौन कौन लड़ने के लिए गया था, जरा ये भी याद रखिएगा। महाजी सिंधिया इस युद्ध में शामिल थे। कौन थे, महाजी सिंधिया, जो उनके चाचा लगते थे जनकोजी राव सिंधिया के। इस युद्ध में दत्ताजी सिंधिया लड़ने के लिए गए थे, जो इनके चाचा जी थे। इस युद्ध में ज्योतिबा सिंधिया उनके चाचा थे, वो लड़ने के लिए गए थे। दत्ताजी, ज्योतिबा, महाजी और एक और थे तुकोजी। कौन थे, तुकोजी। केवल जयप्पा राव की मृत्यु हुई थी, अभी 4 भाई जिंदा थे। तो ये सभी के सभी जो सिंधिया, दत्ताजी सिंधिया, ज्योतिबा सिंधिया, तुकोजी सिंधिया, सभी के सभी और जनकोजी सिंधिया मारे जाते हैं। केवल एक व्यक्ति बच निकलता है इस युद्ध से और उसी व्यक्ति का नाम होता है महाजी सिंधिया। याद रखना इस बात को, दोबारा इस बात को समझ लो
यानी राणोजी सिंधिया के जो 5 पुत्र थे उनमें से केवल एक पुत्र बच निकले थे पानीपत के तीसरे युद्ध से, उनका नाम था महाजी सिंधिया। जनकोजीराव सिंधिया की मृत्यु हो गई थी, दत्ताजी सिंधिया की मृत्यु हो गई थी, ज्योतिबा सिंधिया की मृत्यु युद्ध भूमि में हो गई थी, और तुकोजी सिंधिया, ये सभी के सभी सिंधिया जो हैं वो पानीपत के तीसरे युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। यहां तक सभी को क्लियर है? बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो यानी पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि मराठाओं के विनाश के लिए जाना जाता है। इसमें मराठाओं का कोई ऐसा घर नहीं था पूरे महाराष्ट्र में जिन्होंने अपनों को नहीं खोया हो। कुछ घर तो ऐसे थे जो पूरे के पूरे बर्बाद हो गए, उनके जितने भी लड़के थे या सब लोग पूरे युद्ध भूमि में मारे गए। जैसा कि आप सिंधिया वंश में देख सकते हैं, सिंधिया वंश के 4 योग्य सरदार, जनकोजीराव सिंधिया, महाजी सिंधिया को छोड़ दो, जनकोजीराव सिंधिया, दत्ताजी सिंधिया, ज्योतिबा सिंधिया, तुकोजीराव सिंधिया, ये सभी के सभी पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे गए। केवल एक सिंधिया सरदार बचकर निकला था जिनका नाम था महाजी सिंधिया। यहां तक सभी को समझ में आ गया? जल्दी कमेंट करके बताइए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों का? कमेंट करके बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? यानी केवल महाजी सिंधिया पानीपत के तीसरे युद्ध से बच निकले और अब जो है वो उत्तर भारत की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है महाजी सिंधिया कैसे बच निकले थे? महाजी सिंधिया की जान बचाई थी एक मुस्लिम ने जिसका नाम था राणे खां, राणो खां बोलते थे उसको। उसने क्या किया था, वो अपनी बैलगाड़ी में इनको छुपा कर लाया था, क्योंकि अफगान सैनिक इनके पीछे लगे थे। तो अफगान सैनिक जब इनके पीछे लगे थे तो वो उनको जो है एक बैलगाड़ी में छुपा कर लाया था। ये इतनी बुरी तरीके से घायल हो गए थे महाजी सिंधिया कि इनका एक पैर जो है यहाँ पर पूरी तरीके से खराब हो जाता है और आजीवन इनका पैर एक पैर खराब हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार महाजी सिंधिया यहाँ से बच निकले और वो दोबारा उत्तर भारत की तरफ जा रहे हैं और अब हमको उत्तर भारत वापस लौटना है। लेकिन अब आपका एक सवाल होगा, सर जनकोजीराव सिंधिया के बाद महाजी सिंधिया गद्दी पर क्यों नहीं बैठे? बस यहीं आपको थोड़ा सा सुनना है और इसके बाद आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। जनरली आप किसी किताब को पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको राणोजी सिंधिया के बाद महाजी सिंधिया के बारे में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो शासक रहे हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में सिंधिया डायनेस्टी को एक अलग महत्व दिया गया है, तो आपको इन सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए कि इसके बाद कौन गद्दी पर बैठा। तो जनकोजीराव सिंधिया का जो पुत्र था बाद में वो गद्दी पर बैठा जिसका नाम था कादरजी राव सिंधिया। 1763 से 64, 1 साल, याद रखिएगा। अब आपके मन में एक और सवाल होगा, सर 61 से लेकर 63 तक, एक बात याद रखना, इन 2 वर्षों तक कोई भी सिंधिया वंश का शासक नहीं रहा था। 2 वर्ष तक सिंधिया लोगों ने अपनी शक्ति को इकट्ठा करने में प्रयास लगा दिया, क्योंकि इनके जो राज्य थे वो एक तरीके से इनसे हाथ से निकल गए थे। तो 1763 में कादरजी राव सिंधिया गद्दी पर बैठे, 1 साल शासन किया। फिर इसके बाद इनके उत्तराधिकारी बने मानाजी राव सिंधिया। ये 64 में गद्दी पर बैठे, 68 तक इन्होंने शासन किया। बाद में इन्होंने अपनी गद्दी को छोड़ दिया था और तब जाके महाजी सिंधिया को ये गद्दी मिलती है। महाजी सिंधिया को 4 साल तक उत्तराधिकार संघर्ष में लड़ना पड़ा। वो 4 साल थे कादरजी मानाजी राव सिंधिया के साथ और उसके बाद उनको गद्दी प्राप्त हुई थी। एक बार आप जरा इन सभी शासकों पर नजर मार लीजिए। नंबर 1 राणोजी सिंधिया पहले शासक है, उनके 5 पुत्रों में गद्दी पर बैठे जयाजी राव सिंधिया। जयाजी राव सिंधिया के पुत्र का नाम था जनकोजीराव सिंधिया। जनकोजीराव और अन्य जो सिंधिया सरदार थे उनकी मृत्यु पानीपत के तीसरे युद्ध में हो गई। उसके बाद कादरजी राव और मानाजी राव सिंधिया बैठे। मानाजी राव सिंधिया ने 1768 में अपनी गद्दी छोड़ दी। तब जाके हमारे हीरो की एंट्री होती है जिनका नाम है महाजी सिंधिया। ये है महाजी सिंधिया। 4 साल उत्तराधिकार संघर्ष में लड़ने के बाद फिर ये गद्दी पर बैठे। यहां तक बताइए आपको कोई डाउट हो? बिल्कुल, आपको जो भी डाउट हो पूछ लीजिए। मैं आपके एक एक डाउट को क्लियर करने के लिए ही ये क्लास ले रहा हूं, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा आपको समझा सकूं। कोई भी डाउट आपको दिक्कत दे रहा हो, कब कौन बैठा, कैसे बैठा, तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है कि किस प्रकार महाजी सिंधिया गद्दी पर बैठे। तो महाजी सिंधिया के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन है महाजी सिंधिया? सबसे पहले देखिए, महाजी सिंधिया ने शासन किया 1768 से लेकर 1794 तक। ये बात है आपको याद रखना। इनका ऑफिशियली जो राज्याभिषेक हुआ है जब ये शासक बनते हैं 1768 में, और 1794 तक इन्होंने शासन किया है। यह राणोजी सिंधिया के 5वें और अंतिम पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र थे राणोजी सिंधिया के। राणोजी सिंधिया के टोटल 5 पुत्र थे। कहा जाता है 2 उनके वैलिड पुत्र थे और 3 उनके इनवैलिड पुत्र थे, मतलब अलग तरीके से उत्पन्न हुए। टोटल 5 भाई वो माने जाते हैं, इसीलिए गद्दी उन्हीं को मिली थी जो उनके खास पुत्र थे। ठीक है, तो राणोजी सिंधिया के 5वें और अंतिम पुत्र थे। यह पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में पेशवा की तरफ से शामिल हुए थे, परंतु महाजी सिंधिया
पानीपत के तीसरे युद्ध से बचकर वापस आ गए थे, वो अपनी जान बचाकर जो है वहां से निकल आए थे। देखिए राजपूतों और मराठाओं में एक कॉमन एक डिफरेंस है, मैं आपको वो डिफरेंस बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप इस बात को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा, सुना होगा कि राजपूत जहां किसी भी युद्ध से वापस लौटना ठीक नहीं समझते। उनका मतलब होता है कि अगर हम किसी युद्ध से बच निकले तो लोग हम पर हंसेंगे कि तुम राजपूत थे, यहां से युद्ध से कायर हो, भाग आए। तो वो क्या करते थे, अब मरना पसंद करते थे, सर कटाना पसंद करते थे। वही मराठाओं की क्या थी, एक दूसरी स्ट्रेटजी थी कि अगर अभी हम बच गए और यहां से बच निकले तो हम अपनी शक्ति को इकट्ठा करके दोबारा इनको नष्ट कर सकते हैं संभवतः। इसीलिए कई सारे मराठा सरदार पानीपत के तीसरे युद्ध से जब उन्होंने देखा कि मराठाओं का बिल्कुल सर्वनाश हो रहा है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो राणोजी सिंधिया जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जो है, एक मुस्लिम के द्वारा राणोजी सिंधिया की जान बचाई गई थी। कहते हैं उस मुस्लिम को, महाजी सिंधिया की जान बचाई गई थी। उस मुस्लिम को इन्होंने अपने परिवार की तरह रखा बाद में, और उनके वंशज आज भी ग्वालियर में रहते हैं। राणे खां जो मैंने आपको बताया था, और सिंधिया वंश में उनकी एक खास जगह है। तो याद रखिएगा, राणोजी सिंधिया के पांचवें और अंतिम पुत्र थे महाजी सिंधिया, जो पानीपत के तीसरे युद्ध से बच निकले। 1768 में यह गद्दी पर बैठे। 1768 में ये ऑफिशियली शासक बने थे। उससे पहले क्या थे, ये एक तरीके के मराठा अधिकारी थे, यानी सिंधिया शासक के अधीन एक अधिकारी थे। तीसरी चीज याद रखना है, ये सिंधिया वंश के सबसे महान एवं प्रतापी शासक थे। अगर मैं बात करूं इस शताब्दी की, इस सेंचुरी की, 18वीं शताब्दी की, तो 18वीं शताब्दी के सबसे बड़े योद्धाओं में इनका नाम शामिल है। आप अगर महाजी सिंधिया को समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, और समय देना भी चाहिए। महाजी सिंधिया का इतिहास में वो महत्व है कि आपको इनको 10 मिनट में नहीं पढ़ना चाहिए, आपको इनमें 1 घंटे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनकी उपलब्धियों पर नजर डालना चाहिए कि महाजी सिंधिया कैसे पूरे उत्तर भारत को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं, मुगलों को अपने अधिकार में कर लेते हैं, अंग्रेजों पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। तो जरूरी है कि आप महाजी सिंधिया को बहुत अच्छे से समझें। इसीलिए स्लाइड में, इस लेक्चर में महाजी सिंधिया पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया गया है। तो 1768 में शासक बने, सिंधिया वंश के महान एवं प्रतापी शासक थे। अब हम इनकी जो है उपलब्धियों को इसमें देखने जा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि आप चाहते हैं मैं इनको लिख कर बता दूं ऐसे ही खाली स्लाइड में, या फिर आपको ऐसे ही लिखा हुआ दिखा दूं, मैं लिखकर समझाऊं या लिखा हुआ आपको दिखा दूं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। महाजी सिंधिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, प्लीज आप इनको याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, इनको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और इनके बारे में जितना ज्यादा आपको जानकारी, क्योंकि ये मेंस में भी आ सकते हैं, महाजी सिंधिया की उपलब्धियां लिखिए, ठीक है। चलिए ओके, चलिए मैं लिखकर आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। चलिए, तो हुआ क्या था, जरा ध्यान से सुनिएगा। महाजी सिंधिया की अगर बात करूं तो गद्दी पर बैठने से पहले इन्होंने 1765 में, 1765 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्वालियर का जो किला है या जो ग्वालियर का क्षेत्र है, हुआ क्या था कि ग्वालियर का क्षेत्र पहले से ही इनके अधिकार में आ गया था। परंतु जब ये पानीपत के तीसरे युद्ध में डिफीट हुए थे तो उस बीच जो है ग्वालियर का जो किला है उस पर गोहद के एक राणा ने शासन कर लिया था, एक जाट शासक ने, जिनका नाम था लोकेंद्र जाट। तो ग्वालियर का किला इन्होंने 1765 में लोकेंद्र जाट से छीन लिया था। गोहद के शासक थे जिनका नाम था लोकेंद्र जाट, गोहद के शासक लोकेंद्र जाट से छीना, या लोकेंद्र जाट को पराजित करके जो है ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। तो एक तो ये उनका गद्दी पर बैठने से ये इनका काम हो गया था कि ग्वालियर का किला किसने छीना था या जीता था, किस मराठा सरदार ने, तो महाजी सिंधिया आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट इनको क्या याद रखना है, महाजी ने पुनः अपनी शक्ति को इकट्ठा किया, पुनः शक्ति बढ़ाई। अब जरा ध्यान से सुनना, जब उन्होंने अपनी पुनः शक्ति बढ़ाई तो उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया होगा जिनकी वजह से मराठे पानीपत के तीसरे युद्ध में हारे, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसी क्रम में महाजी सिंधिया ने, याद रखिए ना, जाटों की शक्ति का दमन किया। बुरी तरीके से कहते हैं भरतपुर के जाटों पर हमला किया और जाटों की शक्ति का दमन कर दिया, जाटों को डिफीट कर दिया बुरी तरीके से। फिर उनका जो अगला अटैक रहा तो आपने सुना होगा रोहेला सरदार, रुहेलखंड है, और रुहेलखंड की कैपिटल थी जिसका नाम था नजीबाबाद। ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है नजीबाबाद। तो नजीबाबाद को इतनी बड़ी तरीके से लूटा और रोहेलखंड को बर्बाद कर दिया। पूरे रोहेलखंड में रोहेलों की निर्मम हत्या की और इनको बर्बाद कर दिया। पूछे क्यों बर्बाद कर रहे हैं?
क्योंकि मराठाओं की हार में इन दो लोगों का इन्वॉल्व माना जाता है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जाटों ने अगर हमको सपोर्ट किया होता तो हम जीत जाते, और क्योंकि अफगानों को भारत पे इनवाइट करने का काम किया था जो रोहेल सरदार था जिसका नाम था नजीब उद्दौला, और इस नजीब उद्दौला के द्वारा ही यूपी में एक नगर बसाया गया था और उस नगर का नाम था नजीबाबाद। ये बहुत खतरनाक एक सरदार था रोहिलखंड का, ठीक है, शासक समझ लीजिए, रोहिलखंड का ये राजा था और दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करता था। एक्चुअली में इसी ने जो है किसको, अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था मराठाओं के अगेंस्ट। तो ये मराठाओं का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो इस प्रकार महाजी सिंधिया ने क्या किया, रोहेलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि जब रोहेलखंड में वो एंटर करते हैं तो जहां भी उन्हें रोहेला मिले उनको काटते गए, जाटों को उन्होंने हरा दिया, और इस प्रकार उन्होंने मराठाओं की हार का, अपमान का बदला लिया और मराठाओं को दोबारा पावरफुल बनाया। ये 3 बातें समझ में आ गई। अभी मैं आपको स्लाइड में भी दिखा दूंगा। अब आप इसी चीज को थोड़ा सा स्लाइड में भी देख लीजिए, सारी चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार आप स्लाइड में भी नजर मार लीजिए। लोकेन जाट को पराजित करके 1765 में ग्वालियर जीत लिया। ग्वालियर में मराठा राज्य की स्थापना की। इन्होंने उत्तर भारत में मराठाओं का पुनः उत्थान किया, यानी मराठाओं को उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत बनाने का काम जो है महाजी सिंधिया ने किया। अब मैं आगे आपको चल रहा हूं, जरा यहां से मैं चाहता हूं कि आप यहीं पर चलिए, स्लाइड में ही समझ लीजिए। ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई, ये बताइए यहां तक कोई डाउट है आपको? यानी उन्होंने क्या किया, उत्तर भारत पर कैंपेन स्टार्ट कर दिया और उत्तर भारत को जीतते जीतते उन्होंने भरतपुर के जाटों का दमन कर दिया। रोहेलखंड में जो है क्या किया, रोहेलों की हत्याएं की, रोहेलों को पराजित कर दिया बुरी तरीके से, और उत्तर भारत में अपना दबदबा क्रिएट कर दिया। ये समझ में आ गया? अब इससे आगे की बात जरा बहुत ध्यान से सुनना आप, क्योंकि अब वो बात बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से महाजी सिंधिया का कद 4 गुना बढ़ने वाला है, और उस कद को जरा आप ध्यान से सुनिएगा। महाजी सिंधिया रोहेलों का सत्यानाश करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद उन्होंने क्या किया, शाह आलम सेकंड, जरा ध्यान से सुनना, ये कौन है? ये शाह आलम सेकंड मुगल शासक था, और ये शाह आलम सेकंड इस समय अवध में रह रहा था। कहां पर रह रहा था? अवध में। जरा ध्यान से सुनिएगा, अवध में रह रहा था, ठीक है। क्यों रह रहा था? अंग्रेजों के संरक्षण में था, याद हो तो आपको, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो, शाह आलम सेकंड जिसने बक्सर के युद्ध में हार गया था 1764 में, और अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया था, राइट, अंग्रेजों के संरक्षण में था। तो होता क्या है कि अब महाजी सिंधिया जाते हैं और महाजी सिंधिया ने इसको यहां से उठाया, यानी इसे अपने संरक्षण में लिया, और महाजी सिंधिया द्वारा इसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाला गया। इस बात पे थोड़ा जोर देना आप भाई, महाजी सिंधिया के द्वारा इसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। कहां बैठाया गया? दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। आखिर ये दिल्ली की गद्दी पर क्यों नहीं बैठा था? क्योंकि जो शाह आलम सेकंड था उसका एक मंत्री था, उसका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था गुलाम इमादुल मुल्क बोलते हैं। यानी शाह आलम सेकंड का जो पीएम था इमादुल मुल्क, उसने क्या किया था, इसके पिता आलमगीर सेकंड की हत्या कर दी थी और इसे दिल्ली में नहीं घुसने दे रहा था। और दिल्ली में इमाद मुल्क के द्वारा शाहजहां तृतीय नाम के एक व्यक्ति को दिल्ली की गद्दी पर बैठा रखा था। तो महाजी सिंधिया की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि इन्होंने शाह आलम सेकंड को अपने संरक्षण में 1772 में जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, और इस प्रकार जो शाह आलम सेकंड था वो इनसे इतना प्रसन्न हुआ, बोला यार तुमने तो जो है मेरी लाइफ सेट कर दी और मैं तुम्हारा जीवन भर अधिक वो मानूंगा। आप समझ रहे ना? तो शाह आलम द्वितीय को, अच्छा एक चीज और है, क्या ऐसा अकेले महाजी सिंधिया कर रहे हैं? इनको पेशवा का भी सहयोग मिला है, इस बात का याद रखिएगा, पेशवा। और इस समय पेशवा का नाम है माधव राव प्रथम। कौन थे पेशवा? पेशवा माधव राव प्रथम के आदेश पर होलकर भी इसमें इनका सहयोग कर रहे हैं, और महाजी सिंधिया ने दिल्ली पर शाह आलम सेकंड को अपने संरक्षण में बैठा दिया। इस प्रकार एक प्रश्न पूछा जाता है कि पहला मुगल शासक जो मराठों के संरक्षण में गद्दी पर बैठा उसका नाम क्या था? शाह आलम सेकंड। ये बात समझ में आ गई? भैया अगर आप शाह आलम सेकंड की आज कहानी सुन लोगे ना, उसके साथ क्या हुआ, मैं वादा कर रहा हूं, पता नहीं आपको क्यों रोना आ जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। पहले ये बताइए यहां तक समझ में आया सभी को? तो इस प्रकार शाह आलम सेकंड को अवध, क्योंकि वो यूपी में पहुंच चुके थे, और यूपी से जो है उन्होंने क्या किया, शाह आलम सेकंड को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। दिल्ली की गद्दी अभी किसके अधिकार में थी? उसकी हत्या कर दी, इमाद उल मुल्क की जो है हत्या कर दी गई, और इस प्रकार दिल्ली की गद्दी पर महाजी सिंधिया ने शाह आलम सेकंड को बैठाया। शाह आलम सेकंड उनके संरक्षण में आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को?
बताइए सभी को क्लियर है यहां तक? चलिए कोई डाउट है किसी का? ठीक है, चलिए अब आगे की बात सुनिए आप। इससे आगे क्या हुआ, जब उन्होंने यहां पर सालम सेकंड को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया होगा तो अब उन्हें एक तरीके से मुगलों की सेना का भी सपोर्ट मिला और उसके बाद उन्होंने पंजाब पर अधिकार कर लिया। किस पर? पंजाब के क्षेत्रों को जीता, और पंजाब के क्षेत्रों को जीता। और इनको जीतने के बाद, जरा ध्यान से सुनिएगा, इनको जीतने के बाद वो कहते हैं लाहौर में एंटर कर जाते हैं। कहाँ एंटर कर जाते हैं? लाहौर। लाहौर में अफगानों को हराते हैं। किनको हराते हैं? अफगानों को हराते हैं। और पंजाब में जो सिख थे उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और इसी क्रम में कहते हैं कि अब जो मैं बात आपको बता रहा हूं याद रखिएगा, आपने सोमनाथ मंदिर का नाम सुना है? सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में था और महमूद गजनबी इसको लूट कर ले गया था। और महमूद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर के जो गेट हैं वो लूट कर ले जाए गए थे अफगानिस्तान। सोमनाथ मंदिर के जो चांदी के गेट थे वो लूट कर कहाँ ले गए थे? वो लूट कर ले जाए गए थे अफगानिस्तान। तो महाजी सिंधिया की एंट्री होती है अफगानिस्तान में और उन्होंने अफगानों को खदेड़ा। अफगानों को पराजित करने के बाद ये जो चांदी के गेट थे वो भारत लेकर आए। और जब उन्होंने इन गेटों को गुजरात के सोमनाथ मंदिर में भिजवाया तो वहाँ के पुजारियों ने ये कहा कि अब ये गेट खंडित हो गए, अब हम इनको नहीं लगा सकते हैं। तो महाजी सिंधिया ने इन गेटों को जो है उज्जैन के गोपाल मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर में लगवा दिया था। आज भी ये सोमनाथ मंदिर के चांदी के गेट आपको उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और गोपाल मंदिर में लगे हुए मिल जाएंगे। अगर आप उज्जैन से हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये महाजी सिंधिया की उपलब्धियां हैं जिनका राज्य अब नर्मदा नदी, नीचे नर्मदा नदी से लेकर उत्तर में सतलज नदी तक के भागों तक फैल गया और पूरा नॉर्थ इंडिया महाजी सिंधिया के कदमों के तले आ गया। महाजी सिंधिया ने जाटों की शक्ति का दमन किया, रोहेलों की शक्ति का दमन किया, मुगलों को अपने अधिकार में ले लिया, पंजाब के सिखों पर अपना अधिकार कर लिया और अफगानिस्तान के अफगानों को भी खदेड़ दिया। ये महाजी सिंधिया हैं। बताइए यहां तक कोई डाउट है आप लोगों का? प्लीज बताइए आप। तो इस प्रकार जो है उन्होंने जाटों की शक्ति का दमन किया, रोहेलों को जो है पराजित कर दिया। ठीक है, अभी कोई आपका डाउट हो तो प्लीज आपको बताना है। 1782-83, वैसे घटना 83 की है। उन्होंने लाहौर से अफगानों को हराकर जो है सोमनाथ मंदिर से लूटे गए चांदी के 2 गेट लेकर आए जो वर्तमान में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और गोपाल मंदिर में लगे हुए हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। इस लाइन को अगर आपको जरा ध्यान देखना है कि महाजी सिंधिया का साम्राज्य सतलज नदी जो पंजाब में है और दक्षिण में नर्मदा नदी तक के भागों पर जो है उनका अधिकार हो गया, दबदबा हो गया। कोई डाउट है आप लोगों का? क्योंकि अब मैं कुछ और बातें बताने वाला हूं। महाजी सिंधिया को आज हम खत्म कर देंगे, बाकी का रिमेनिंग पार्ट 2 में कल आपको करवा दूंगा। महाजी सिंधिया भी वो याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए किस मराठा शासक के समय या किस सिंधिया शासक के समय उनका शासन नर्मदा नदी से लेके सतलज नदी पूरा नॉर्थ इंडिया उनके अधिकार में आ गया, तो वो है कौन? महाजी सिंधिया। यहां तक किसी का कोई डाउट है बच्चों? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कोई डाउट है किसी का। अभी आगे और भी खतरनाक कहानी आने वाली है तो वो भी आपको सुननी पड़ेगी। अब देखिए क्या होता है, इतना सब कुछ करने के बाद महाजी सिंधिया लौटते हैं। अभी वो उत्तर भारत में, अभी वो दक्कन नहीं गए हैं। अब इस बीच छोटी सी बात और होती है, जरा उसको सुनिएगा प्लीज, इस पर भी जरा फोकस करिएगा। फिर एक बात और हम लोग यहां पर चर्चा कर लेंगे। इसी बीच क्या हुआ था कि दक्कन में मराठे जो थे, यानी जो पेशवा था, पेशवा बहुत छोटा था और उसी समय क्या होता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ गया था। क्या छिड़ गया था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ गया था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दक्षिण में हो रहा था और इसका समय है 1775 से लेकर 1782 तक। तो ये युद्ध चल रहा था। तो इस युद्ध में एक तरीके से मराठाओं की पहले हार होती है, फिर अंग्रेज उन पर
अपना एक दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु महादजी सिंधिया जो उत्तर भारत में इतने शक्तिशाली हो गए थे, उन्होंने मध्यस्थता की और अंग्रेजों को एक तरीके से डिफीट कर दिया। और डिफीट करने के बाद उनकी मध्यस्थता के कारण ग्वालियर के नज़दीक एक गांव है सालवई, वहाँ पर सालवई की संधि होती है 1782 में, और इस संधि के द्वारा, सालवई की संधि के द्वारा इस युद्ध का समापन होता है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था उसको समाप्त करने में भी महादजी सिंधिया की मध्यस्थता थी, योग्यता थी, तो ये बात गलत नहीं है। आपको याद रखना है, महादजी सिंधिया की वजह से ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ और सालवई की संधि हुई थी 1782 में। ठीक है, इसमें जो है जो दक्कन में मराठे हार रहे थे उनको जो है उनके जीते जो भी उनके क्षेत्र चले गए थे अंग्रेजों ने वापस कर दिए थे। तो एक बैलेंसिंग संधि थी, जिसने जिसका क्षेत्र जीता था उसको वापस मिल गया था। जब हम मराठा पढ़ेंगे तब हम इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा करेंगे, जो राघोबा की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ था, वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम महादजी सिंधिया में बस इतना याद रखना कि महादजी सिंधिया की वजह से या इनकी मध्यस्थता के कारण अंग्रेजों और मराठों के बीच में एक संधि हुई थी, सालवई की संधि 1782। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ पर। अब जरा आगे देखिए, आखिरी बात बता रहा हूँ महादजी सिंधिया के जीवन काल की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपको जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनना। अब क्या हो रहा है ये देखो, आप बहुत ध्यान से सुनना। इस घटना के बाद क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि महादजी सिंधिया ने राजपूतों पर अटैक किया। इसको सुनने के लिए थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। अब महादजी सिंधिया ने किस पर अटैक किया? राजपूताने पर, राजपूताना पर आक्रमण किया। राजपूताना पर आक्रमण मतलब राजपूतों पर आक्रमण किया। अच्छा, आक्रमण क्यों किया जरा ये सुन लो। आप सबने सुना होगा शिवाजी के टाइम से ही एक टैक्स मराठों के द्वारा लिया जाता था जिसे कहते थे चौथ। याद होगा आपको, चौथ वसूलना। चौथ मतलब एक तरीके से हफ्ता होता था। तो महादजी सिंधिया ने यहाँ पर राजपूतों पर अटैक किया। राजपूताना, खासकर बात करूं मैं दो राज्यों की, एक जयपुर और एक जोधपुर, आप इनको साथ में ले सकते हो। थोड़ा इनकी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूँ। इनके जीवन की अंतिम परेशानियों में से एक है, जरा सुनिएगा जरा। इस बीच क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महादजी सिंधिया के द्वारा दिल्ली में शाह आलम सेकंड को गद्दी पर बिठाया गया था और इसकी वजह से मुगलों का नेतृत्व भी उनके पास था, यानी वो मुगलों के सबसे बड़े अधिकारी बन चुके थे। मुगलों की सेना का नेतृत्व, मुगल साम्राज्य को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसी क्रम में वो क्या करते हैं, राजपूताने में चौथ समझ लो या आप टैक्स वसूल करने के लिए वो अभियान करते हैं। तो जब वो अभियान करते हैं तो जयपुर के जो शासक थे उनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने उनको टैक्स देने से मना कर दिया। तो जब सवाई प्रताप सिंह ने टैक्स देने से मना कर दिया, क्योंकि मराठाओं के द्वारा 63 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, 63 लाख, जो उस समय जयपुर रियासत के लिए बहुत बड़ी रकम थी। और एक सेकंड और रुक जाओ, मैं एक स्लाइड अतिरिक्त ऐड कर लूँ या मुझे एक मिटानी पड़ेगी, रुको जरा, तभी ये समझ में आएगा आपको। एक स्लाइड और बढ़ानी पड़ेगी, यहीं पर लेनी पड़ेगी। दोबारा देखो इसको थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे जगह कम है, चलो समझ लो। तो जयपुर के जो शासक थे उनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। क्या नाम था? सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह ने बड़ा वो 63 लाख रुपए देने से मना कर दिया। और जो जोधपुर के शासक था उनका नाम था विजय सिंह, जो याद करो जिन्होंने हत्या करवाई थी जयप्पा राव सिंधिया की, विजय सिंह। तो इन दोनों ने मिलकर जो है क्या किया, एक संयुक्त सेना बना ली और मराठाओं को चुनौती दी। तो इस युद्ध में क्या होता है, मराठाओं और राजपूतों के बीच में एक युद्ध होता है और इस युद्ध का नाम था तुंगा का युद्ध। जयपुर में एक जगह थी तुंगा, तो वहां पर एक युद्ध होता है और इस युद्ध में मराठाओं को हार का सामना करना पड़ता है, यानी जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना के द्वारा मराठाओं को हरा दिया गया और यहाँ पर मराठाओं को काफ़ी क्षति हुई। इस युद्ध के पश्चात महादजी सिंधिया ने एक बात कही थी, क्योंकि जयपुर ने जोधपुर को लेकर जो है मराठाओं को खदेड़ दिया और इस वजह क्या हुआ, ये देखिए आप सब जानते हैं कि सभी का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये जो दौर था 1780 से लेकर 90 का, ये महादजी सिंधिया के लिए थोड़ा सा खतरनाक था, खासकर 2-4 साल का जो रहा समय। तो यहाँ पर राजपूताने में वो फंस गए और जब वो 63 लाख रुपए एक तो वसूल करने के लिए गए थे जो उनके फायदे का काम था, और इस युद्ध में उनको हार हो गई तो उनको सैन्य क्षति हुई, ऊपर से उनको और ज़्यादा नुकसान हुआ, दोबारा अपनी सेना इकट्ठी करनी पड़ी।
तो महाजी सिंधिया ने एक बात कही थी कि यदि मैं जीवित रहा तो मैं जयपुर को धूल में मिला दूंगा। आप इस सेंटेंस को याद रख सकते हो। महाजी सिंधिया ने किस राज्य के लिए सेंटेंस कहा था? यदि मैं जीवित रहा तो मैं जयपुर को धूल में मिला दूंगा, क्योंकि उनको यहां पर काफी क्षति हुई थी। तो महाजी सिंधिया हार नहीं मानते हैं, दोबारा एक युद्ध करते हैं। दोबारा अपनी सेना को इकट्ठा करने के बाद दोबारा वो जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना को, एक और युद्ध हुआ था पाटन का युद्ध। ये जयपुर में, मतलब राजस्थान में छोटे छोटे युद्ध लड़े गए थे, और इस युद्ध में इन्होंने अब की बार जयपुर और जोधपुर को बुरी तरीके से खदेड़ दिया। और जो जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह। ये सवाई प्रताप सिंह जानते हैं आप कौन है? ये सवाई प्रताप सिंह वही हैं जिन्होंने जयपुर का हवा महल बनवाया। बहुत फेमस शासक है जयपुर के, सवाई प्रताप सिंह। तो इन्होंने क्या किया, जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना को पाटन के युद्ध में पराजित कर दिया और 63 लाख रुपए का जो टैक्स है इनसे वसूला, और इनको एक संधि थोप कर चले गए, और यहां से वो जो है आगे बढ़ते हैं। बताइए, समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आया कि आपको? यहां तक सभी को क्लियर है? यानी राजपूताना में पहले वो फंस जाते हैं और बाद में जो है वो हरा देते हैं। बिल्कुल, बहुत फेमस राजा हैं सवाई प्रताप सिंह। मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगा जयपुर के इतिहास के राजाओं के बारे में। अब इसके बाद जरा क्या होता है वो जरा सुन लो जरा। इससे आगे की कहानी जब मैं आपको सुनाऊंगा तो आपका दिल दहल जाएगा। सुनने के लिए तैयार हैं? थोड़ा दिल पे पत्थर रख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तकलीफ तो होने वाली है। जब ये राजस्थान में ये सब कर रहे थे, जब ये राजस्थान में राजपूतों से भिड़े हुए थे और राजस्थान में राजपूतों में इनकी सेना जो है लड़ रही थी, उसी समय दिल्ली में कुछ और हो रहा था। अब कृपया करके जरा दिल्ली की तरफ लौटिए और आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली में क्या चल रहा था। जरा ध्यान से सुनिएगा। रोहित, सवाई मानसिंह अलग हैं, सब वो राजा अलग अलग हैं। जब ये राजस्थान के राजपूताना में फंसे हुए थे, उसी समय जरा देखिएगा, ये बात चल रही थी लगभग 1786 की। जो मैंने आपको बात बताई कि महाजी सिंधिया कहां पर है, महाजी सिंधिया राजस्थान में है और वो युद्ध कर रहे हैं राजपूताना से। ठीक है, वो वहां फंसे हुए हैं। इसी बीच रुहेला, जो आपको बताया था नजीबुद्दौला, उसका एक पुत्र था, उसका पौत्र था या पुत्र था, उसका नाम था गुलाम कादिर। इसको जो है, इसको इंसान नहीं कहते। ये इतना बड़ा दरिंदा और इतना बड़ा ये आदि मानव था या राक्षस था, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसने क्या किया कि 1786 और 7 में इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और शाह आलम सेकंड जो था, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या नाम है गद्दी का? शाह आलम सेकंड जो राजा है, दिल्ली का शासक। बात कर रहे हैं गुलाम कादिर कौन है? ये रोहेला सरदार है, रोहेलखंड का। तो जब महाजी सिंधिया, ये रोहेला सरदार था, जब महाजी सिंधिया राजपूताने में फंसे हुए थे, तो इस रोहेला सरदार ने क्या किया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद जो मुगल शासक था शाह आलम सेकंड, उसकी आंखें फोड़ दी। और उसकी आंखें फोड़ने के बाद, उसकी आंखें निकालने के बाद उसकी लड़कियों के साथ रेप किया। उन लड़कियों को, उसकी लड़कियों को नंगा घुमाया, उसके लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहनाकर नंगा घुमाया। इतनी बुरी तरीके से मुगल परिवार की जो लड़कियां थी, मुगल परिवार की जो बेगमें थी, औरतें थी, उनके साथ भयंकर रेप किए गए। कई लड़कियों ने तो अपनी जान बचाने के लिए यमुना नदी में किले से कूद कर जान दे दी। यानी इतनी बुरी तरीके से इनका हाल बेहाल कर दिया। खाने को नहीं देता था। शाह आलम सेकंड को कैद कर लिया, उसकी आंखें निकाल दी। उसके आप गूगल पे पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर देख सकते हो। यानी इतनी बुरी तरीके से उसकी लड़कियों के साथ रेप किए गए, उसकी बेगमों के साथ रेप किए गए। और ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि शाह आलम सेकंड ये सोचने लगा, अल्लाह से ये कहने लगा कि मेरी जान ले लो, मुझे जीवित मत रखो। क्यों? क्योंकि महाजी सिंधिया इस समय राजपूताने में थे। जब उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई तो उन्होंने अपना एक मैसेज जो है महाजी सिंधिया तक भेजा कि मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा। ऐसा उन्होंने मैसेज भेजा। तो महाजी सिंधिया दोबारा जो है राजपूताने से फ्री होकर जब वो आते हैं, और उन्होंने क्या किया, दिल्ली को रिकैप्चर किया अक्टूबर 1788 में। और गुलाम कादिर को जो है क्या कर लिया, गुलाम कादिर यहाँ से दिल्ली का पूरा, कहते हैं जितने भी जो दिल्ली में आलीशान महल बने थे या जितनी भी महंगी चीजें या खजाना था, उस खजाने के चक्कर में ये क्या करता था कि शाह आलम को टॉर्चर करता था कि कहाँ है खजाना, खजाना कहाँ है।
तो जब नहीं बताते थे तो उनकी औरतों के साथ रेप करना, उनको नंगा घुमाना, सैनिकों के बीच में इतना बुरा व्यवहार किया गुलाम कादिर ने कि पूछिए मत। और इसने क्या किया था, सारी जितनी भी बेहतरीन इमारतें उनको तुड़वा फुड़वा खुदाई करवा के खजाने के चक्कर में सब कर दिया। और इसने पूरा धन इकट्ठा किया और ये दिल्ली से भागना चाहता था। उसी समय महाजी सिंधिया ने इसे घेर लिया। महाजी सिंधिया ने इसे घेर लिया, फिर भी ये मेरठ की तरफ भाग जाता है और बाद में से मेरठ में पकड़ लिया जाता है। इसका सर काटने के बाद एक पेड़ पर लटका दिया जाता है। शाह आलम सेकंड को जब इस चीज़ से उन्हें बचाया महाजी सिंधिया ने, तो वो महाजी सिंधिया के आजीवन जो हैं ऋणी बन गए। आप समझ रहे हैं ना, 2 बार शाह आलम सेकंड की मदद की। एक बार पहले गद्दी पर बैठाया और जब इधर बैठाया तो इसके बाद मुगल सम्राट ने उन्हें इतना ज़्यादा खुश हुए शाह आलम सेकंड कि उन्होंने उन्हें अपना वकील ए मुकलत या वकील नियुक्त किया और अमीर उल उमरा की उपाधि दी। ये आपको याद रखना है। यानी शाह आलम सेकंड के द्वारा महाजी सिंधिया को वकील बनाया गया मुगल साम्राज्य का। वकील का मतलब है उपशासक, यानी केवल शाह आलम सेकंड नाम के शासक हैं। अब उनकी पूरी शक्तियों का प्रयोग और उनकी पूरी सेना का जो उपयोग है वो महाजी सिंधिया करेंगे। वकील मुकलत अपॉइंट कर दिया और मुगल साम्राज्य के द्वारा यानी शाह आलम सेकंड के द्वारा उन्हें अमीर उल उमरा, जो एक बहुत बड़ी उपाधि थी, ये उपाधि महाजी सिंधिया को दी गई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और गुलाम कादिर के सर काट कर फेंक दिया गया। और गुलाम कादिर ने जो किया, चाहे आप गूगल पे पढ़ लो, यूट्यूब पर पढ़ लो, इतनी बुरी हालत की है शाह आलम सेकंड के परिवार की, महिलाओं की, उसकी लड़कियों की। आधी से ज़्यादा कई सारी लड़कियां थी उसकी, कई लड़कियों ने तो नदी में कूदकर जान दे दी थी और उनके साथ रेप खासकर बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर बताया जाता है। तो ये गुलाम कादिर का ये रोल था। तो इस प्रकार महाजी सिंधिया ने दोबारा जो है मुगल शासक को गद्दी पर बिठाया। इन्होंने अपनी सेना को, एक और बात याद रखना, महाजी सिंधिया ऐसे मराठा सरदार हैं जिन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया था और आगरा में एक तोपखाने का निर्माण करवाया था। यानी आगरा में एक तोपखाना स्थापित करवाया था अपनी सेना को अंग्रेजों से दक्ष बनाने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए, बनाने के लिए। इनकी सेना का एक बहुत फेमस कमांडर था फ्रांसीसी डी ब्राउन, ठीक है, डी बोयन भी कहते हैं। डी बोयन जो है एक फ्रांसीसी अफसर था जो इनकी सेना का एक अध्यक्ष था। कभी पूछ सकते, डी बोयन बोलते हैं। डी बोयन काफ़ी फेमस है। राजपुताने में इसके द्वारा नियंत्रण सेना का नेतृत्व किया गया था महाजी सिंधिया की। तो ये महाजी सिंधिया थे। तो अब आप ये देख लीजिए कि जो मुगल सत्ता है वो नहीं बची है। मुगल किसके अधिकार में? महाजी सिंधिया। तो नर्मदा से लेकर जो मुगलों का पूरा एम्पायर था, सतलज नदी का जो पूरा इलाका था, वो महाजी सिंधिया की मुट्ठी में आ चुका है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं इस बात को ये कहूँ कि पूरे उत्तर भारत पर मराठाओं ने अपना प्रभाव व अस्तित्व बना लिया है, तो गलत नहीं होगा। अब ये दिल्ली का जो पूरा इलाका है वो महाजी सिंधिया के अधिकार में है। जब अंग्रेज इस क्षेत्र को जीतेंगे, आपको क्या लग रहा है, मुगलों से जीतेंगे? मराठाओं से जीतेंगे। क्योंकि जब दौलत राव सिंधिया जो इनके उत्तराधिकारी हैं, उनको अंग्रेज 1803 में हराएंगे तो वो दिल्ली को कैप्चर कर लेंगे। तो दिल्ली को कैप्चर उन्होंने मुगलों से नहीं किया है, मराठाओं से किया है। क्योंकि अंग्रेजों की सबसे बड़ी जो इस समय पावर बन चुके थे, इस समय मराठा बन चुके थे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या क्या किया महाजी सिंधिया ने, ये बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है अच्छे से? जिन लोगों ने ये लेक्चर पूरा नहीं देखा, प्लीज़ पूरा देखिए। आपको सिंधिया डायनेस्टी से होने वाले किसी भी प्रकार के डाउट को यहाँ पर आपका डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए अब आगे जरा सुन लीजिए, जरा 2 मिनट का आखिरी सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब महाजी सिंधिया की अंतिम विजय की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूँ, कैसे हुई। तो महाजी सिंधिया की जो अंतिम विजय है वो लखेरी का युद्ध है। ये लखेरी का जो युद्ध है ये कोटा के नज़दीक हुआ था। कोटा राजस्थान में है ना, कोटा के नज़दीक। अब जरा क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। 1793 ईस्वी में, जिसमें उन्होंने होलकरों की सेना को, तुकोजीराव होलकर को पराजित किया था। अब आप ये बताओ, आपने महाजी सिंधिया को पढ़ने के बाद क्या जाना कि उत्तर भारत में महाजी सिंधिया ने अपना क्या बना लिया, एक सीन क्रिएट कर दिया, एक ऑरा क्रिएट कर दिया और बहुत शक्तिशाली हो गए। तो 2 लोग उनसे जलते थे, एक तो होलकर जलते थे। होलकरों के जलने का कारण क्या था? तुकोजीराव होलकर इंदौर का था। तुकोजीराव होलकर क्यों जलते थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि सिंधिया तो उनसे बहुत आगे निकल गए हैं, नंबर 1। और दूसरा उनसे जलते थे नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को ऐसा लगता था कहीं ऐसा ना हो ये हमारी सत्ता भी छीन ले, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं था। महाजी सिंधिया
पेशवा के प्रति वफादार रहे और वफादार बनकर ही शासन किया। तो एक बार क्या होता है कि महाजी सिंधिया की सेना राजस्थान में थी और वो जो है राजपूतों पर दोबारा से हमला कर रही थी 1793 में। तो उनको मदद की ज़रूरत थी होलकरों की। तो होलकर जब उनकी मदद के लिए पहुंचे तुकोजीराव होलकर, तो तुकोजीराव होलकर की कहानी में होलकर डायनेस्टी में बताऊंगा। ये थोड़े से पीकर बहक जाते थे, इनके जो कुछ जूनियर अधिकारी थे इनको भड़का देते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा महाजी सिंधिया से कि भाई इस युद्ध में जो भी इनकम मिलेगी उस इनकम में मुझे आधा हिस्सा चाहिए। तो महाजी सिंधिया की सेना ने ये कहते हुए मना कर दिया, भाई आधा कैसे दें, हम काफ़ी समय से इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, हम आपको आधा नहीं दे सकते। तो तुकोजीराव होलकर ने सोचा कि हम इनको इस समय कमज़ोर कर देते हैं, इन पर हमला कर देते हैं। तो तुकोजीराव होलकर ने लखेरी में अचानक सिंधिया की सेना पर हमला कर दिया, परंतु सिंधिया की सेना ने होलकर को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। तो ये महाजी सिंधिया की अंतिम विजय थी 1793 में। फिर वो पूना लौट जाते हैं। पूना लौटने के बाद 12 फरवरी 1794 में पूना में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक और आखिरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो लखेरी का युद्ध था ये महाजी सिंधिया की तरफ से डी बोइन ने लड़ा था। डी बोइन जो फ्रांसीसी अधिकारी थे उनकी सेना के, ठीक है, क्योंकि इस समय महाजी सिंधिया दक्कन में पहुंच चुके थे। तो इस प्रकार महाजी सिंधिया की 12 फरवरी 1794 में आखिरी के जो 2 साल है उन्होंने पूना में 12 साल बाद पूना लौटे थे। आपको बता दो कितने साल बाद, 12 वर्ष से वो पूना नहीं गए थे। 12 वर्ष बाद 1792 में वो पूना गए, और पूना में इसलिए गए थे जिससे कि वो मराठाओं में जो फूट पड़ी हुई है उनको दोबारा एक कर सकें। इसी बीच 1794 में पूना में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये है 12 फरवरी 1794 में पूना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ कि महाजी सिंधिया ने, बिल्कुल पूछिए आप, महाजी सिंधिया ने गन्ना बेगम का मकबरा बनवाया था। गन्ना बेगम का मकबरा मुरैना में है। कहते हैं जो गन्ना बेगम है ये महाजी सिंधिया को पसंद करती थी, और महाजी सिंधिया ने इनका जो उपयोग है वो जासूसी के तौर पर तमाम राजपूत राज्यों में और बहुत सारी जगहों पर किया था। मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गन्ना बेगम महाजी सिंधिया से प्यार करती थी। अब जो भी हो, ये गन्ना बेगम का मकबरा मुरैना में है, याद रखिएगा। महाजी सिंधिया ने इस मकबरे को बनवाया था। तो ये है वो ग्रेट महाजी सिंधिया जिन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर जो है क्या किया, गठित किया था। आगरा में तोपखाने का निर्माण करवाया था। अपनी सेना में फ्रांसीसी अधिकारी डी बोइन को रखा था। उत्तर भारत में मराठाओं का वर्चस्व स्थापित किया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, राजपूताना पर नियंत्रण स्थापित किया। कुशल नेतृत्व करने वाले थे, महान राजनीतिज्ञ थे, एक अच्छे योद्धा थे, ये थे महाजी सिंधिया। इससे आगे की पूरी जो कहानी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर यानी कल सुबह 9 बजे वाली क्लास में बताऊंगा। उसमें बाकी के सिंधिया शासक कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको महाजी सिंधिया का ये लेक्चर और जो बाकी के जो सिंधिया शासक हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। कल दौलत राव सिंधिया से लेके जयाजी राव सिंधिया और जो बाकी के सिंधिया शासक रहे उनको कल मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए। जिसका जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आप अनअकैडमी पर MPPSC और व्यापम की तैयारी करें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। और अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको वीकली 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी जिनमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। स्पेशल क्लासेस के क्या क्या फीचर्स हैं, अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप स्पेशल क्लासेस लेते हैं तो आप उसमें लाइव चैट के माध्यम से जो है टीचर से अपने डाउट पूछ सकते हैं, पोल के माध्यम से अपनी रैंक देख सकते हैं, रेज अ हैंड करके डायरेक्ट एजुकेटर से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, लेक्चर के नोट्स मिलते हैं। तो ये सारे फैसिलिटी स्पेशल क्लास की हैं। मेरी जो स्पेशल क्लास होती है वो डेली 12 बजे होती है। MP हिस्ट्री इसमें चल रहा है, आप यहाँ पर भी अटेंड कर सकते हो और स्पेशल क्लास में भी MP हिस्ट्री अटेंड कर सकते हैं। MPPSC T20 सीरीज चल रही है जिसमें 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। क्वेश्चन मंडे टू फ्राइडे 8 PM पर करवाए जाते हैं जिनका एनालिसिस 8:30 पर MP के टॉप एजुकेटर